राशि 24 साल की हो गई थी और उसका कॉलेज भी खत्म हो गया था, मगर अब वो दिन रात घर पर बैठकर सिर्फ आराम करती थी और फोन चलाती थी। यही नहीं, वो सुबह भी देर से सोकर उठती। उसकी माँ उससे तंग आ जाती है और उसे सुधारने के लिए उसकी शादी करने का फैसला ले लेती है। लेकिन जब ससुराल जाकर भी राशि की हरकतें नहीं बदलती और वो बात बात पर मायके पहुंचने की धमकी देती है, तो चीजें बदल जाती हैं। राशि के पति का नाम बिरजू था और वो अक्सर काम की वजह से बाहर रहता था। राशि भी इसका फायदा उठाती और दिन भर आराम करती। वो अपने ससुराल का एक भी काम नहीं करती थी। उसकी सास सरोज ही घर का सारा काम करती थी। एक दिन शाम के समय सरोज राशि को आवाज लगाती है, राशि, सुनो राशि। हाँ, क्या हुआ माँ जी? राशि, अभी अभी मुझे बिरजू का फोन आया था। उसने कहा है कि वो अभी अपने पापा के साथ यानी तुम्हारे ससुर के साथ घर आ रहा है, वो भी कुछ मेहमानों को लेकर। तो तुम जरा रात का खाना बना दो, और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही बना दो। क्या? पर माँ जी, आप खाना क्यों नहीं बना रही हैं? आप भी तो फ्री ही है ना? कितनी प्यारी शाम है। अब मैं इसे खाना बनाकर खराब नहीं करना चाहती हूँ। खाना बनाते बनाते सारी शाम तो रसोई घर में ही गुजर जाएगी ना। राशि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खाना तुमको ही बनाना पड़ेगा आज, और फिक्र मत करो, कल भी शाम आएगी। राशि को ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने आज खाना बना दिया तो फिर ये मेरी प्यारी सास मुझसे रोज रोज खाना बनवाएगी, और ये मैं होने नहीं दूंगी। वैसे भी अगर मेरा काम करने का मन नहीं है तो कोई भी मुझसे काम नहीं करवा सकता। बस नहीं 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 माँ जी, मुझसे अच्छा खाना तो आप बनाती हैं। अब हम मेहमानों को खराब खाना तो खिलाएंगे नहीं ना, तो एक काम करिए, खाना आप ही बना दीजिए, फिर मैं कल से खाना बना दिया करूंगी। अरे पर सरोज कुछ कहती उससे पहले ही राशि वहां से चली जाती है। आखिर में हार कर सरोज को ही खाना बनाना पड़ता है। राशि इसी तरह बार बार अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगती है, और यही जब उसके पास बहाने खत्म हो जाते हैं तब वो बार बार अपने मायके जाने की बात शुरू करने लगती है। ऐसे ही एक दिन सरोज राशि से कहती है, राशि, अब मैं कुछ नहीं जानती। कल मेरी बहन आ रही है और तुम्हें कल से घर का सारा काम करना ही पड़ेगा। बेहतर होगा तुम आज से ही शुरू कर दो। मैं नहीं चाहती कि उसके सामने कोई नाटक हो। राशि मन ही मन सोचती है, नहीं 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 नहीं, अब अगर मैं घर पर रुकी तो माँ जी जरूर मुझसे काम करवा कर ही मानेंगी। अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं माँ जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। और वैसे भी मैं आज अपने मायके जा रही हूँ। क्या? मायके? फिर से? अरे वाह माँ जी, अब भला ये क्या बात हुई? अब क्या मैं अपने घर भी नहीं जा सकती? अब मेरा मायके जाना भी आप गिनाएंगी क्या? नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं, मगर कल से घर में इतना सारा काम होगा और तुम इसी वक्त मायके जाने की बात कर रही हो। अब मुझे अपनी माँ की याद अभी आ रही है, तो अभी तो जाऊंगी ना मैं अभी मायके। राशि वहां से चली जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। थोड़ी ही देर में वो अपने मायके जाने के लिए निकल जाती है। सरोज इस बार भी राशि को छोड़ देती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक बार की बात है, लेकिन वो गलत थी। उधर राशि अपनी माँ के घर पहुंचकर उनसे कहती है, अरे वाह माँ, इतने दिनों बाद अपने घर आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जरा एक कप चाय तो पिलाना माँ। अरे राशि, तू ऐसे अचानक से यहाँ, और इतने दिन बाद कहाँ? तू अभी पिछले हफ्ते तो आई है। खैर, अब आ ही गई है तो तू मुझे चाय बनाकर पिलाना। अरे क्या माँ, आप भी, मैं तो दिन भर अपने ससुराल में काम ही करती रहती हूँ ना। अब यहाँ अपने मायके में तो मैं सिर्फ आराम ही करूंगी, वो भी पूरा दिन। राशि की माँ को उसकी बात अटपटी लगती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। राशि कुछ दिन अपनी माँ के घर में बड़े मजे से रुकती है। वो अपने पापा से जो भी खाने पीने का लाने को कहती, वो उसे लाकर खिलाते, और राशि दिन भर अपना फोन चलाती और सोती। कुछ दिन के बाद राशि को अपने ससुराल वापस जाना पड़ता है। अच्छा माँ, पिताजी, अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर आप चिंता मत करिएगा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। राशि चली जाती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सास सरोज फिर से उससे कहती है, राशि, तुम कितने दिन बाद आ रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ 1-2 दिन के लिए जाओगी, मगर पूरे 7 दिन बीत गए। ओहो माँ जी, वो जब मैं अपनी माँ के घर गई तो वहां से वापस आने का दिल ही नहीं किया, इसीलिए। खैर, अब मैं चलती हूँ, रास्ते में बहुत थक गई ना। आप मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। राशि अपने कमरे में चली जाती है और फिर से आराम करने लगती है। अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया था। सरोज जब भी राशि को कोई काम बताती, राशि या तो कोई बहाना बना देती, या तो अब वो अपने मायके चली आती। राशि की माँ को भी राशि का ऐसे बार बार मायके आना सही नहीं लग रहा था, इसीलिए वो एक दिन राशि की सास को फोन मिला देती है। हेलो, नमस्ते सरोज जी, मैं राशि की माँ बोल रही हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो मुझे राशि का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा।
आजकल वो बड़ी जल्दी जल्दी यहाँ आ जाती है और फिर दिन भर अपने कमरे में बैठकर आराम करती है। अरे मैं आपको क्या बताऊं, वो यहाँ भी ऐसे ही करती है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। अभी तो यहाँ सारा काम संभालने के लिए मैं हूँ, लेकिन ऐसा हमेशा थोड़ी न चलेगा। अब उसे भी चीजें समझनी चाहिए। मैं जब भी उसे कोई काम बताती हूँ वो वापस मायके भाग जाती है या तो कोई बहाना बना देती है। इसी तरह से सरोज सारी बात राशि की माँ को बता देती है। अब मुझे समझ आया कि राशि ये सब क्यों कर रही थी। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद वो थोड़ी समझदार हो जाएगी, लेकिन उसमें तो बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। उल्टा उसने तो आपको भी परेशान कर रखा है। ये तो सच है, पर अब हम क्या करें, कैसे समझाएं उसे। मैंने तो हर तरह से उसे समझाने की कोशिश कर ली है। अब आप भी कोशिश करके देख लीजिए। करना क्या है, मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे ये राशि सब समझ जाएगी। अच्छा, भला वो क्या तरीका है? राशि की माँ सरोज को अपना सारा प्लान बता देती है और उसे सुनकर सरोज बहुत खुश भी हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा प्लान है समधन जी। मैं कल सुबह ही काम शुरू कर दूंगी। राशि को सही रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है। सरोज इतना कहकर फोन काट देती है और अगले दिन की तैयारियों में लग जाती है। अगले दिन राशि हर रोज की तरह सुबह देर से उठती है और किचन में जाकर नाश्ता ढूंढती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। अरे माँ जी, आपने आज कुछ नाश्ता नहीं बनाया क्या? नहीं बहू। क्या? पर क्यों? अरे मुझे बहुत भूख लग रही है माँ जी। क्योंकि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो अब पूरे घर का ख्याल तुझे रखना पड़ेगा। क्या? अपने मायके? हाँ और क्या। जब तेरा मन करता है तब तू भी तो अपने मायके चली जाती है। इसलिए अब मैं भी काफी थक गई हूँ, तो कुछ दिन आराम करने अपने मायके जा रही हूँ। अब घर में खाना बनाना और घर की सफाई करने का काम तुझे ही करना पड़ेगा। राशि ये सुनकर दंग रह जाती है, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले ही सरोज वहां से अपना सामान लेकर चली जाती है। राशि गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपना सामान बांधने लगती है। अगर माँ जी जा रही हैं तो मैं भी यहाँ पर रहकर काम क्यों करूँ? मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। वहाँ माँ मुझे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगी और पापा भी मेरे लिए बाहर से अच्छा अच्छा खाने का सामान लाएंगे। राशि अपने मायके पहुंचती है, लेकिन वहां का नजारा देखकर भी दंग रह जाती है। उसकी माँ भी अपना सामान एक सूटकेस में डालकर घर के बाहर खड़ी थी। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं अब? अरे राशि, तू तो गलत समय पर आई है। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। क्या? आप भी अपने मायके जा रही हैं? अरे ये आखिर हो क्या रहा है? हाँ, मैं तेरा और तेरे पापा का काम कर करके इतना थक गई कि मुझे भी कुछ दिन की छुट्टियां चाहिए अब, इसलिए मैं जा रही हूँ अपनी माँ के पास। वैसे तू अच्छे वक्त पर आई। अब तू घर का झाड़ू पोछा और खाना बनाना वगैरह कर देना। क्या? नहीं 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 माँ, मैं तो वापस जा रही हूँ। राशि जल्दी से वापस अपने ससुराल पहुंच जाती है। उसे जोरों की भूख भी लग रही थी, मगर राशि को कुछ बनाना तो आता ही नहीं था। ये सब क्या है? माँ और मम्मी जी दोनों अपने अपने मायके चली गई हैं। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? वो बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर उसकी सास और माँ आ जाती हैं। अरे आप दोनों अपने मायके नहीं गई? नहीं बहू, हम दोनों तो नाटक कर रहे थे ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। क्या नाटक? कैसा नाटक? अपने अपने मायके जाने का नाटक, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो राशि अब बताओ, अब तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाओगी ना? क्योंकि हर वक्त तुम इनसे भाग नहीं सकती। चाहे तो हम भी भाग सकते हैं आसानी से, मगर तुम लोगों के लिए ही हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मगर माँ, मुझे तो घर का एक भी काम ठीक से नहीं आता, खाना बनाना भी नहीं। फिर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? मैंने तो कभी आलस के चलते ये सब किया ही नहीं। अरे तू उसकी चिंता मत कर बहू, अब से मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। बस तुम खूब मेहनत से काम करना। ठीक है माँ जी, मैं कल से ही खूब मेहनत करूंगी और घर का सारा काम सीख लूंगी। और हाँ माँ, अब मैं बात बात पर मायके आने की बात कभी नहीं करूंगी। बेटा, जब भी तेरा मन करे आ जाना, मगर बस अपनी जिम्मेदारियों से भाग कर मत आना, वरना इससे तेरी सास को भी बहुत परेशानी होगी। राशि अपनी सास और माँ की बात समझ जाती है और अगले ही दिन से वो खूब मेहनत से काम करने लगती है। कामिनी कल्याणी देवी की इकलौती बेटी थी। कल्याणी देवी शहर की सबसे अमीर औरतों में से एक थी, लेकिन कामिनी को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है और वो कल्याणी देवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेती है। कामिनी और अमन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमन पढ़ने में काफी तेज था,
वो पढ़ाई में कामिनी की मदद भी करता। अमन देखो ना, इस सवाल का हल ही नहीं मिल रहा। यहां बैठो, देखो इस सवाल का हल यहां है, मैंने बना लिया है, तुम इसे पढ़ लो और समझ में ना आए तो कॉपी घर ले जाकर अच्छे से पढ़ लेना। अमन का शांत और सरल स्वभाव कामिनी को बहुत अच्छा लगता था। अमन कितना अच्छा लड़का है ना, जी चाहता है कि हमेशा इसी से बातें करती रहूं। कामिनी हर वक्त अमन के साथ रहती। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं अमन से कैसे मिलूंगी? मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। कहीं मुझे अमन से प्यार तो नहीं हो गया? कामिनी को एहसास हो जाता है कि वो अमन से प्यार कर बैठी है। कॉलेज के आखिरी दिन, अमन मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो कामिनी, क्या बात है? अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? तुम तो जानती हो ना कि हमारे बीच अमीरी और गरीबी की कितनी गहरी खाई है। तुम्हारी माँ शहर की सबसे अमीर औरत है, करोड़ का बिजनेस है उनका, और मेरे पापा मामूली से टैक्सी ड्राइवर। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज ही माँ से हमारी शादी की बात करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। कामिनी उस दिन घर जाकर कल्याणी देवी को अमन के बारे में बताती है। क्या तुम एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे से शादी करोगी? नहीं कामिनी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, मैं अमन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दूसरे दिन कामिनी अमन को मिलने के लिए बुलाती है। अमन, माँ तो हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। चलो हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं कामिनी, ये गलत है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कामिनी, ऐसा कुछ मत करना। कामिनी की जिद के आगे अमन को झुकना पड़ता है और दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कामिनी अमन के साथ अपने घर आती है। अब यहाँ क्या करने आई हो? इस गरीब से शादी करके तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी माँ, लेकिन क्या आप हमें आशीर्वाद भी नहीं देंगी? कल्याणी देवी ने मुंह फेर लिया और गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। चलो कामिनी, अपने घर चलते हैं। कामिनी अमन के साथ ससुराल आ जाती है। उसके ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा था और एक छोटा सा बरामदा था। अमन की माँ कामिनी और अमन का स्वागत करती है। अमन के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी बहन नीतू रहते थे। नीतू बेटी, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। नीतू कामिनी को कमरे में ले जाती है। वो देखती है कि उस कमरे में एक बेड भी नहीं था। जमीन पर ही गद्दा बिछा हुआ था जिस पर पूरा परिवार सोता था। नीतू गद्दे पर एक साफ चादर बिछा देती है। बैठो भाभी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नीतू पानी लेने जाती है, तभी अमन कमरे में आता है। कामिनी, तुम्हें यहाँ बहुत अजीब लग रहा होगा ना? अब भी समय है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। कामिनी ने अमन के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, मैंने तुमसे प्यार किया है अमन। तुम जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लूंगी। जिंदगी पैसों से नहीं, प्यार से चलती है। तभी नीतू कामिनी और अमन के लिए गुड़ और पानी लेकर आती है। भाभी, ये लो, गुड़ खाकर पानी पी लो। कभी महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाली कामिनी आज गुड़ खाकर पानी पी रही थी। फिर भी वो बहुत खुश थी कि अमन उसका जीवन साथी बन गया है। शाम को अमन कहीं से एक टूटी फूटी चारपाई लेकर आता है और कमरे में लगा देता है। नीतू उस चारपाई को फूलों से सजा देती है। रात में अमन और कामिनी कमरे में सोते हैं और पूरा परिवार बाहर बरामदे में। माँ, पिताजी और नीतू को बाहर बरामदे में ठंड लग रही होगी, उन्हें भी अंदर बुला लेते हैं। कैसी बात कर रही हो कामिनी? आज हमारी सुहागरात है, हम उन्हें अंदर कैसे बुला सकते हैं? उस रात कामिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वो अपने सास ससुर और ननद को भी उनके साथ एक कमरे में सोने के लिए कहने लगी। नहीं बहू, वो कमरा तेरा और अमन का है। नहीं माँ जी, वो कमरा हम सबका है। आज से हम सब अंदर सोएंगे। सुजाता कामिनी का अच्छा व्यवहार देखकर फूली नहीं समाई। लगता नहीं है कि तू इतने अमीर परिवार से आई है। माँ जी, अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। इंसान पैसों से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर होना चाहिए। शादी के कुछ दिन बीत गए। कामिनी ने घर का कामकाज संभाल लिया था। इधर अमन नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन कामिनी खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ कल्याणी उसके ससुराल आती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। माँ को देखकर कामिनी ने कहा, अरे माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। क्या करूं, माँ हूं ना, अपनी औलाद से कब तक नाराज रहूंगी। आज तेरा बर्थडे है, याद है तू कितने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाती थी। लेकिन यहाँ तो किसी को बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अमन को तो याद भी नहीं होगा। देख,
मैं तेरे लिए केक और गिफ्ट लाई हूं। कल्याणी देवी की बातें कामिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? यहाँ सबको मेरा बर्थडे पता है, सबने मुझे सुबह सुबह ही विश कर दिया, और अमन तो केक लाने बाजार गए हैं, आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मैं गंदी जगहों पर पानी नहीं पीती। तुम ये केक काट कर अपना जन्मदिन मना लेना, मैं चलती हूँ। अरे समधन जी, थोड़ी देर बैठिए फिर चले जाइएगा। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं कि घर आए मेहमान को चाय पानी भी ना पिला सके। मैं आपके लिए बाहर से बोतल वाले पानी मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए, मैं चलती हूँ, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। कल्याणी देवी घर से बाहर निकल रही थी, तभी अमन उन्हें दरवाजे पर मिल गया। कल्याणी देवी ने देखा कि अमन के हाथ में कागज का टुकड़ा था। अरे माँ जी, आप? तुम तो केक लाने गए थे ना? केक? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। कल्याणी देवी वहां से चली जाती है। अमन घर के अंदर आता है। कामिनी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ भैया, आज भाभी का बर्थडे है, और भाभी ने हमें बताया भी नहीं। सॉरी कामिनी, मुझे याद ही नहीं था। कोई बात नहीं अमन, मेरा नया जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन हमने शादी की थी। मेरी बहू बड़ी समझदार है। उस दिन नीतू खीर बनाती है और सब कामिनी का बर्थडे मनाते हैं। अमन दूसरे दिन भी नौकरी की तलाश में जाता है, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अमन के पिता अरविंद का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट में कार भी बुरी तरह से टूट जाती है। अब कामिनी के ससुराल वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। कल्याणी देवी को इस बात का पता चलता है तो वे कामिनी के घर आती हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाती हैं। देखो कामिनी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी पर रख सकती हूँ। कामिनी खुश हो जाती है। सच माँ? हाँ, मेरा ड्राइवर कल से छुट्टी पर जा रहा है। अमन से कह दो कल से मेरी गाड़ी चलाए। महीने के 12,000 रुपए दूंगी। क्या आप अपने दामाद को अपना ड्राइवर बनाएंगी? उसके लायक यही काम ठीक है, तुम देख लो, मंजूर है तो ठीक, नहीं तो अच्छा मैं चलती हूँ। तभी अमन वहां आ जाता है। मुझे मंजूर है सासू माँ। लेकिन अमन। कोई बात नहीं कामिनी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरे दिन से अमन कल्याणी देवी का ड्राइवर बन जाता है और उन्हें रोज ऑफिस छोड़ता, ऑफिस से घर ले आता। कल्याणी देवी अमन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती। जैसे कल्याणी देवी के कार में बैठने से पहले अमन को कार का दरवाजा खोलना पड़ता, और जब वो बैठ जाती तो वो दरवाजा बंद करता। एक दिन की बात है, कल्याणी देवी अपने किसी क्लाइंट को पैसे देने जा रही थी। उनके हाथ में एक सूटकेस था जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपए थे। कल्याणी देवी पैसों से भरा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठी और अमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन शायद किसी को इसकी भनक लग गई थी। कुछ गुंडों ने कल्याणी देवी की गाड़ी घेर ली और कल्याणी देवी पर बंदूक तान दिया। बुढ़िया, चुपचाप सूटकेस मेरे हवाले कर दे, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तभी अचानक से अमन ने उन गुंडों पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक दूर जा गिरी। अमन अकेला था और गुंडे काफी थे। अमन अकेला ही उनसे मुकाबला करने लगा। इसी बीच मौका पाकर कल्याणी देवी ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और गुंडों को पकड़ लिया। अमन लहूलुहान हो चुका था। कल्याणी देवी उसे अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कल्याणी देवी पर उनके मैनेजर ने ही हमला करवाया था, जिसके बाद कल्याणी देवी ने अपने मैनेजर को नौकरी से निकालकर अमन को अपना मैनेजर रख लिया। उसे रहने के लिए बंगला भी दिया। मुझे माफ कर दे कामिनी बेटी, तूने सचमुच अपने लिए हीरा तलाशा है। आज से मेरा सारा बिजनेस तुम दोनों का है। अब तुम दोनों इसे संभालो और मुझे आराम करने दो। Please subscribe this channel.